हेलो। फोन है क्या? ज्वाइन करके देखो, आवाज आ रही है क्या? देव, समन्यु, आवाज आ रही है प्रॉपर? नहीं आ रही? आ रही। ठीक। ओके। सो स्फेरिकल मिरर्स में नेक्स्ट बात जो हम लोग करने वाले हैं, इधर इधर हाँ। तो स्फेरिकल मिरर्स में ये तो अभी तक हमने देखा दैट कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, हाइटेड, तो वी नो कि कॉनकेव मिरर है, स्पेशली तो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी और रियल बनेगी। मैग्नीफाई हो जाएगी या डिमिनिश हो जाएगी? दोनों होगी। जब तक आप इंफिनिटी से सेंटर तक आओगे तब तक ऑब्जेक्ट उतना ही रहेगा, बट इमेज डिमिनिश रहेगी और बढ़ती रहेगी। ऑब्जेक्ट की हाइट तो नहीं चेंज होगी। एक समय आएगा जब हम ऑब्जेक्ट की हाइट भी चेंज करेंगे, बट ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे चेंज होगी? रबर का बना के खींचेंगे क्या? नहीं, एक कॉन्सेप्ट अराइज होगा। जो ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज होने जैसा होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट तो नहीं चेंज होगी, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज भी नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटीज की एनालिसिस करते समय ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही हो। खैर, उसकी बात करेंगे। तो ये डिमिनिश इमेज प्रोड्यूस होगी कहां? हाँ, फोकस और सेंटर के बीच में। लेकिन आपको मैंने सिखाया कि धीरे 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 ये इमेज बढ़ती रहेगी और सेंटर पर आकर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो डिमिनिश होगी लेकिन इंक्रीजिंग एम के साथ। फिर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, राइट? ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा और इमेज इधर। अब उल्टा होगा। अब हर बार इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी प्रोड्यूस होगी। अब अगली यात्रा जब शुरू होगी तो ऑब्जेक्ट जब इधर चला जाएगा तो इमेज उसकी हर बार बड़ी प्रोड्यूस होगी। सो m विल बी ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा ही नहीं होगा, बढ़ता भी रहेगा लगातार। इमेज की यात्रा पूरी एक फ्लो में अगर आप देखो तो रियल इमेज जब तक बन रही है तब तक
पूरी यात्रा ही यही है कि जीरो साइज से लेकर इंफिनिटी साइज तक की इमेज कॉनकेव मिरर में, ठीक है। लेकिन आज हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात नहीं करने वाले हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को बहुत डेप्थ में जाकर हम लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा पड़ा हुआ हो, मिनिमम नेग्लेजिबल थिकनेस है उसकी, थिकनेस नेग्लेजिबल है तो हम मानेंगे कि हाइट जैसी कोई चीज नहीं है। अब क्या इसकी इमेज जो बनेगी, जाहिर सी बात है मैंने एक्सिस के ऊपर दिखाया है तो इमेज एक्सिस के नीचे बनेगी, एक्सिस से चिपकी हुई बनेगी बट एक्सिस के नीचे बनेगी। बट इसकी इमेज जो बनेगी क्या वो इतनी ही लंबी होगी या उसकी लेंथ अलग होगी? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, सो इसकी इमेज जो बनेगी, हाँ। अब इसमें पहले देखते हैं पॉइंट ए की इमेज कहां बनेगी। सेंटर के बाहर हो तो सेंटर और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। सेंटर और फोकस के बीच में पॉइंट ए की इमेज बन जाएगी, लेट्स से ए डैश। पॉइंट बी की इमेज ए डैश के राइट में बनेगी या ए डैश के लेफ्ट में बनेगी? वो साइड बनेगी। क्यों? क्योंकि तुम जब इंफिनिटी से इधर आ रहे होगे तो इमेज उधर से इधर आ रही होगी, तो तुम जब इंफिनिटी से यहां आ रहे होगे, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा होगा, तो इमेज इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पर थी। याद रखना, ट्रैवल याद रखोगे तो सब कुछ क्लियर होता रहेगा। यात्रा अगर तुम्हें याद रहेगी तो सब कुछ क्लियर होता रहेगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चला है, इमेज फोकस से चली है, हाँ। तो ऑब्जेक्ट जब बी पे पहुंचा होगा तो इमेज फोकस की तरफ होगी, इमेज फोकस की तरफ होगी। ये बन गई इमेज। इसे मैंने मान लिया लेंथ ऑफ द इमेज एल आई। अरे वाह, बहुत जल्दी आ गए। क्लास का रूल बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, एकदम अटेंटिव होकर, एकदम साइलेंट होकर, एकदम एकाग्र होकर, फोकस होकर पढ़ना है, तभी पढ़ना, नहीं तो भाग जाना। हाँ, फोन दे ही दो। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है एल ओ, इमेज की लेंथ हो गई एल आई। अगर ये रेशियो मैं कैलकुलेट करूं एल आई और एल ओ का, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। दिस विल बी नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पर आगे के कुछ डिस्कशंस डिपेंड करेंगे, और बिना लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को ठीक से समझे आगे के वो डिस्कशंस आप नहीं समझ पाओगे। So longitudinal magnification is defined as length of the image divided by length of the object. Length of the image divided by length of the object. क्या होगा ये? इजी है। इससे पहले कि हम फार्मूला और इसमें जाएं, बहुत सिंपल सी बात है कि तुम मानो, तुम इसको ऐसे नए तरह से मत देखो। तुम मानो कि पॉइंट ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या उसकी इमेज का लोकेशन ए डैश तुम कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ। पॉइंट बी एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जो रॉड तुमने रखी है उसके दो एंड जो हैं, उसके दो किनारे जो हैं, उसके दो छोर जो हैं, उनको तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से मान लो कि ए बी को छोड़ो, ए को देखो और बी को देखो। तो रॉड का जो एंड है उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान के उसकी इमेज लोकेट कर ली ए डैश पर। रॉड का दूसरा एंड है बी, उसको भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर उसकी इमेज लोकेट कर ली बी डैश पर।
ठीक। तो अब जब ए डैश और बी डैश दोनों की इंडिविजुअल लोकेशंस मिल गई तो दोनों का डिफरेंस आपको ए डैश बी डैश की लेंथ दे देगा। ए और बी की इंडिविजुअल लोकेशंस अगर पता है तो आपको ए बी की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स डू इट। सो इफ आई गिव यू द रॉड का लेंथ एंड ए की डिस्टेंस पोल से, देन यू नो दैट आई एम गिविंग यू यू ए, हाँ, एंड रॉड की लेंथ अगर गिवन है तो उसको ऐड कर दोगे तो यू बी मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? यू बी मिल जाएगा। अब तुम्हें यू ए पता है और यू बी पता है तो तुम वी ए और वी बी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ए की इमेज जहां बनेगी उसकी लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो और बी की इमेज जहां बनेगी उसकी लोकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। उफ डिवाइडेड बाई उफ से। एफ तो चेंज नहीं हुआ, मिरर का एफ तो सेम ही रहेगा सबके लिए, सारे पॉइंट्स के लिए। तो तुम देख बड़े आराम से तुम्हें दिखेगा एल आई इज वी ए माइनस वी बी एंड एल ओ इज यू बी माइनस यू ए। हाँ, हेलो पीपल। सो ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। एल आई की वैल्यू रख दी मैंने वी ए माइनस वी बी एंड एल ओ की वैल्यू रख दी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रख दिया यू बी माइनस यू ए। थोड़ा आपने देखा कि यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा है, न्यूमरेटर में a माइनस बी है, डिनोमिनेटर में b माइनस a है। तो इसमें हम एक जैसा सीक्वेंस रखेंगे तो हमें याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन ले लिया तो b माइनस ए ऊपर भी हो गया और b माइनस ए नीचे भी हो गया। और एक मजे की बात और हुई कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जैसा ही फॉर्मूला बन गया, नेगेटिव v बाई यू, नेगेटिव v बाई यू। बस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था नेगेटिव v बाई यू, सॉरी लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था नेगेटिव v बाई यू, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा नेगेटिव डेल्टा v बाई डेल्टा यू। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आप समझ पाओगे तभी आगे अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं उसको समझ पाओगे। एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स से एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर में फोकस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर और एक थिन रॉड है 20 सेंटीमीटर लेंथ की, is kept at 40 centimeter from pole away from the pole। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अवे फ्रॉम द पोल। अगर टूवर्ड्स द पोल होता तो रॉड 40 सेंटीमीटर से शुरू होकर पोल की तरफ जाती, अवे फ्रॉम द पोल है तो रॉड 40 सेंटीमीटर से शुरू होकर दूर की तरफ जाएगी, 60 की तरफ जाएगी। तो ये याद रखना, ये कोई रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन का यूज है। फाइंड the length of the image। देखा जाए तो ये इसमें कुछ नया है ही नहीं, सिंपली आपको रॉड के दोनों एंड्स, रॉड के दोनों एंड्स पे मिरर फॉर्मूला लगा देना है, दैट्स इट। रॉड के दोनों एंड्स के लिए मिरर फॉर्मूला लगा देना है। सो इफ आई सॉल्व इट, चलो बताओ, सेंटर के बाहर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट या सेंटर के अंदर रखा हुआ है? ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर आ जाएगा 15 है फोकस, तो सेंटर आ जाएगा 30 पर और रॉड हमारी रखी हुई है 40 पर। रॉड रखी हुई है 40 पर।
कितनी लंबी रॉड है? हेलो पीपल, रॉड 40 पर रखी हुई है, कितनी लंबी रॉड है? 20। रॉड की लेंथ है 20 और रखी हुई है 40 पर। बट सर 40 पर रखी हुई है, 20 पर इधर भी तो जा सकती थी। नहीं, यहां लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द पोल। पोल से पोल से दूर की तरफ अलाइंड है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके दो एंड्स के लोकेशन हो गए 40 और 20। 40 और 20 या -40 और -20? -40 और -20। हाँ, सो इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। सो यू ए इज -40। फोकस कितना है बेटा? नहीं, -15। कॉनकेव मिरर है इसलिए -15। सो इसका इमेज कहां बनेगा? आप जानते हो, उफ डिवाइडेड बाई उफ, -40 इंटू -15 एंड -40, ये +15 हो जाएगा। तो 15 चौको 60। और 15 -40 25। कहाँ बना भाई इसका इमेज? -24 पर। -24 का क्या मतलब है? रियल इमेज। याद रखना, सेंटर 30 पर है, इमेज 24 पर बनी है। ये ए की इमेज बनी है। दिस इज ए का इमेज एट -24। अब हम लोग ऐसे ही बी का भी कैलकुलेट करेंगे। बी की लोकेशन क्या है? बी की लोकेशन है, हाँ, 40 और 20 60 60, लेकिन माइनस साइन के साथ। So the location of B is -60। फोकस तो वही रहेगा, -15। सो बी की इमेज कहां बनेगी? उफ डिवाइडेड बाई उफ। कैमरा तुम रैगिंग ले रहे हो क्या उसकी? सीनियरिटी दिखा रहे हो? तो ये हो गया 900 और 15 -60 इज -45। कितना आया? -20। हाँ, तो भाई ये 24 पर बना था और इसका इमेज बी डैश बना 20 पर। अब तुम इमेज की लेंथ निकाल सकते हो बिना कोई फॉर्मूला और ये डिस्कशन और ये थ्योरी और ये नासा। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, बट फिर भी आगे के लिए इस बात को थोड़ा समझते रहना जरूरी है। आगे हम, सो लेंथ ऑफ द इमेज बिकम्स 24 और 20 का डिफरेंस विच इज 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर बड़ा था और इमेज 4 सेंटीमीटर बड़ी ही रह गई। क्यों? नहीं, नहीं, तुम ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि कॉनकेव मिरर में सर आप ही ने बताया था कि इमेज डिमिनिश्ड रहती है फोकस पर 0। तो ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इतनी है तो इमेज की हाइट इज लेस। फिर ऑब्जेक्ट की हाइट जो भी है, इमेज की हाइट विल बी लेस। जब तक सेंटर के बाहर रहेगा तब तक हम डिमिनिश्ड ही रहते हैं ना। बट वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहां कोइंसिडेंस है
कि ये 20 की लेंथ 4 की लेंथ में बदल गई, बट कॉन्सेप्ट कुछ और है। और कॉन्सेप्ट जानते हो आप? हिंट इज यात्रा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर जा रहा है और इमेज फोकस से सेंटर आ रही है। तो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से सेंटर कवर करना है, उतने ही टाइम में इमेज को सिर्फ छोटी सी यात्रा कंप्लीट करनी है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट की 20 की यात्रा अगर कंप्लीट होगी तो इमेज की छोटी यात्रा कंप्लीट होगी। इसलिए एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना होगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ज्यादा स्पीड पे चलना होगा और इमेज को धीरे चलना होगा। कारण है, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सेंटर जाता है, ऑब्जेक्ट को हजारों किलोमीटर चलना है, तो इमेज को इधर बस घर से एक्सपीरिया तक जाना है उतने ही टाइम में। तो ऑब्जेक्ट ऐसे लंदन से एक्सपीरिया आ रहा है और इमेज यहां कासरियो से एक्सपीरिया जा रही है, लेकिन उतने ही टाइम में। तो इमेज को ऐसे रुक रुक के चलना पड़ेगा कि कहां पहुंचा, और ऑब्जेक्ट को एकदम स्पीड ऑफ लाइट से चलना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट की डेप्थ में थोड़ा जाने की कोशिश करो। यहां कोई स्पीड नहीं है, यहां कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यहां तो एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको देखने का दूसरा तरीका है, ऐसे मैंने एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव करा के देखा। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव करा के देखा, तो दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कितनी दूर मूव किया? दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कितनी दूर मूव किया? 4 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स at a speed of 20 centimeter per second, then the image will move at what speed? 4 centimeter per second. अगर ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड इस पूरी यात्रा में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड रही, तो इमेज की स्पीड देखने का नजरिया है, थोड़ा समझना, थोड़ा दिमाग को खोलना। एक्चुअली ये एक एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसी बात को देखने का एक और नजरिया, एक और पर्सपेक्टिव है कि मैं इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट देखने के बजाय ऐसे देखूं कि यहाँ पे एक पॉइंट था और वो ट्रेवल करके ए तक पहुंचा, और बी की इमेज यहाँ थी बी डैश पर, तो बी डैश पर उसकी इमेज थी, वो ट्रेवल करके ए डैश पर पहुंची। इट्स जस्ट अनदर वे। खैर, उस पे आएंगे। पहले आई एम प्रेटी श्योर कि आप ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन समझ गए होंगे। और एट द सेम टाइम प्लीज रिकॉल, पिछले क्लासेस में हमने जो किया है उस चीज को जरा रिकॉल करें, दैट ऑब्जेक्ट को तेज भागना पड़ेगा और इमेज को धीरे चलना होगा। बट कब तक? जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर जा रहा है। उसके बाद कहानी बदल जाएगी, उसके बाद कहानी बदल जाएगी। नहीं समझ पाओगे अगर पिछली क्लासेस ठीक से नहीं की है तो। पिछली क्लासेस का एक एक पल अगर आपने अटेंटिव होकर समझा है, तभी आप समझ पाओगे चीजों को। ऑब्जेक्ट जैसे ही सेंटर से फोकस चला, इमेज कहां से कहां चलेगी? इमेज सेंटर से इंफिनिटी चलेगी। अब ऑब्जेक्ट धीमे चलेगा, इमेज को तेज भागना होगा। नाउ द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल वेरी स्लो and the image will travel very fast, super fast. अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन में इन चीजों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन मिल गया, फिर मैंने ये चीजें आपको ऐड करके बताई। सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर हम इन्फर करेंगे, फिर हम उस चीज को इस बात से जस्टिफाई करेंगे कि अच्छा ओके, इसलिए ये 20 है तो ये 4 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 20 का मूवमेंट हुआ तो यहाँ सिर्फ 4 का मूवमेंट हुआ। एक बार हम सेंटर के अंदर रख के देखेंगे, और इस बार इमेज की लेंथ बढ़ जानी चाहिए। बढ़ाऊं क्या?
इस बार हम सेंटर के अंदर रख के देखेंगे। लेट्स से वी हैव फोकस हियर एंड वी हैव सेंटर हियर, एंड हमने सेंटर के अंदर रख दिया रॉड को। ए बी, the length is 20 centimeter and B is kept at 40 centimeter. Focal length of the mirror is 50 centimeter. Yeah, wait. लेंथ रॉड का है 10 सेंटीमीटर, रखा हुआ है 20 पर, तो हम लोग F को 30 ले सकते हैं। 30 60, हाँ ठीक है। चलो बताओ इमेज की लेंथ क्या होगी? इमेज की लेंथ क्या होगी? Tell me what will be the image length. ऑब्जेक्ट की लेंथ है। ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अच्छा ओके, फोकल लेंथ इज फोकल लेंथ इज 15 करेंगे तो ये 30 यहाँ सेंटर पे कोइंसाइड कर जाएगा, सो विल हैव टू डू अ लिटिल मोर। 18 करेंगे तो फ्रैक्शन में आएंगे रिजल्ट। चलो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। चलो फटाफट, अभी ये सब क्वेश्चंस ना तुमसे 1 मिनट में अगर नहीं हो गए तो समझ लो तुम फिर क्या ही करोगे फिजिक्स में। ऑप्टिक्स इज एन इजी पार्ट। अरे भाई, तो हम फोकस के पास जा रहे हैं, अगर 18 के पास ही पहुंच गए, ऑलमोस्ट 20, तो इमेज इंफिनिटी पे जाने लगेगी ना। जाना भी चाहिए दूर। तो बी की लोकेशन क्या है? बी की लोकेशन है -20 और फोकस है -18, तो बी की इमेज बन जाएगी उफ डिवाइडेड बाय उफ, ये हो गया 360 और ये हो गया 18 - 20 -2 -180। -180 is far away from the pole. So we have the Bika image forming somewhere here at -180। अब तुमने देखा ऑब्जेक्ट सेंटर के अंदर गया तो इमेज सेंटर के बाहर चली गई। और एक बात और है, अब ऑब्जेक्ट मात्र 10 सेंटीमीटर कवर कर पा रहा है, इमेज विल कवर मच लॉन्गर। क्यों? क्योंकि इस यात्रा में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस तक जाता है सिर्फ, और इमेज सेंटर से इंफिनिटी भाग जाती है। ऐसे ही यू ए क्या है? ए की लोकेशन है -30 और फोकस है -18, तो ए का इमेज कहां बनेगा? ए का इमेज बनेगा -30 इंटू -18 डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, यू माइनस माइनस प्लस 18, ये हो गया 540, ये हो गया
12 एग्जैक्ट 45 तो बाबा ए की इमेज बन गई 18 दूनी 36 यहां गई। ए की इमेज बन गई -45 पर। अभी अगर तुम्हें लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे? इमेज की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है। तो इमेज की लेंथ कितनी हो गई? लेंथ ऑफ इमेज इज, हाँ मैग्निफिकेशन बता रहे हो तुम 13.5, लेंथ ऑफ इमेज क्या होगी? 180 और 45 का डिफरेंस, 180 और 45 का डिफरेंस which is 135 centimeter. So longitudinal magnification is 135 centimeter divided by object की length 10. Image object के कंपैरिजन में 13 गुना ज्यादा हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब इसके इन्फेरेंस को समझते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम अगर इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ना देखें, हम एक पॉइंट, हम पूरे एक्सटेंडेड रॉड की तरह ना देखें, हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ट्रैवल करते हुए अपना पर्सपेक्टिव देखें। एक नए पर्सपेक्टिव से हम इसे देखें कि नहीं नहीं, ये तो पूरी लेंथ 10 सेंटीमीटर का कोई रॉड नहीं रखा, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर कवर किया। तो जब तक उसने ये 10 सेंटीमीटर कवर किया रहेगा तब तक उसकी इमेज 135 सेंटीमीटर कवर कर चुकी होगी। एंड द रीजन यू नो इन द यात्रा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस जाता है तो उसे छोटी सी दूरी कवर करनी है, बहुत स्लो जाना है, और इमेज को उसी समय जब ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस जाएगा तो इमेज उसी समय सेंटर से कहां जाएगी? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब सेंटर से फोकस जाएगा तो बहुत छोटी सी यात्रा कवर करनी, बहुत स्लो चलेगा वो, और उसके कंपैरिजन में इमेज बहुत फास्ट चलेगी, उसको सेंटर से इंफिनिटी तक की यात्रा कवर करनी। सो इसको आप सभी लोग लिख लें एक बॉक्स बनाकर कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, when object travels from infinity to center, in case of concave mirror, when object travels from infinity to center, infinity towards center, from infinity towards center, comma, image travels from focus towards center. Image travels from focus towards center. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक दूसरे की तरफ, ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये इंफिनिटी से सेंटर जा रहा है, वो फोकस से सेंटर आ रहा है, एक दूसरे की तरफ, दोनों सेंटर पर आ रहे हैं। And in this journey, object speed is much faster than image's speed. Object's speed is much faster than image's speed. Much faster than image's speed. Next line में लिखो, at center their speeds are equal. At center, comma, their speeds are equal. At center their speeds are equal. सेंटर पे सब इक्वल हो जाता है,
u इक्वल हो गया, मतलब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑफ इमेज इक्वल हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो गया, और इवन स्पीड भी एक दूसरे को बराबर स्पीड पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, फर्दर when the object travels from center towards focus, when the object travels from the center towards focus, when the object travels from the center towards focus, from the center towards focus, comma, image travels from the center towards infinity. Image travels from the center towards infinity. Image travels from the center towards infinity. Towards infinity. Full stop. In this journey, image's speed is much faster than object's speed. In this journey, image's speed is much faster than object's speed. In this journey, image's speed is much faster than object's speed. अच्छा, इस यात्रा में दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके भाग रहे हैं या दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके भाग रहे हैं? पहले दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके भाग रहे थे, सेंटर पे क्रॉस करके पीट करके भाग रहे हैं। तो चाहे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, पहले आपने लिखा था एक दूसरे की तरफ, अब आप लिख सकते हो ब्रैकेट में हाँ एक दूसरे से दूर। एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन या एक्सियल मैग्निफिकेशन समझ गए होंगे। एक्सियल मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन समझ गए होंगे। अब इसी बात को इसकी फीलिंग ही बदल देंगे, और वो फीलिंग बदलने का थोड़ा थोड़ा ट्रेलर मैंने ऑलरेडी इसी डिस्कशन में दे दिया है आपको। इस पूरी बात की फीलिंग ही बदल देंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि ध्यान से समझना, अब हम लोग इस पूरी बात की फीलिंग ही बदल देंगे। बात मोर और लेस यही रहेगी, ये सेंटर, ये फोकस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ, ए बी, ए का लोकेशन मालूम है तुम्हें, बी का लोकेशन भी मालूम है तुम्हें। तुम जानते हो जब तुम इंफिनिटी से सेंटर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ फोकस से सेंटर की तरफ आ रहे होगे तो ए की इमेज फोकस की नजदीक बनेगी, लेकिन अब तुम सेंटर के जैसे जैसे पास आओगे इमेज भी सेंटर के वैसे वैसे पास आ जाएगी, तो बी की इमेज फोकस से थोड़ी दूर बनेगी। हाँ, क्लिप हो जाएगा पूरा। ठीक है, ओके। तो ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ए की लोकेशन, ए की इमेज की लोकेशन और बी की इमेज की लोकेशन। ध्यान से समझना, बी वेरी 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 अटेंटिव। सपोज हम यू ए और यू बी को बहुत पास पास ले आए। सपोज इसको एक्चुअल कोई रॉड मानने के बजाय हम ऑलमोस्ट ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट में श्रिंक करने की कोशिश करें, ऑलमोस्ट ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट में श्रिंक करने की कोशिश करें। मान लें कि UA एंड UB आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, UB is tending to UA. If UB is tending to UA, then length of AB is almost 0, and we have UA and UB both becoming equal, right? It becomes the case of point object, which we anyway know. Similarly, अगर UA UB close आ जाएंगे तो उन दोनों के
इमेज पॉइंट भी क्लोज क्लोज आ जाएंगे, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश भी, मतलब वीए और वीबी भी क्लोज क्लोज आ जाएंगे. सो वीबी एंड वीए विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. वीबी एंड VA will be very close to each other. That will result in length of image becoming negligible. VA and VB both becoming V. ठीक है? Now, if I ask you that in that case, what will be the instantaneous speed of the image, given that instantaneous speed of the object is provided to you. Instantaneous speed of the object is provided to you. हम दोनों केसेस के लिए करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो. यानी पहली बात तो ये माइंडसेट बना लो कि अब ए बी एक रॉड के दो सिरे नहीं है. अब ए बी एक रॉड के, एक ऑब्जेक्ट के दो छोर नहीं है. अब ए बी क्या है? ए बी को ट्रेवल की तरह से देखना है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक गया. जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक गया तो उसकी इमेज यहां से यहां तक आएगी. जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रेड पोजीशन से ग्रीन पोजीशन तक गया तो उसकी इमेज इस रेड इमेज से ग्रीन इमेज तक आएगी. और इसको हमें डिस्प्लेसमेंट की तरह से देखना है. तो बताओ क्या हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट? हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताओ. बहुत सिंपल बात पूछ रहा हूं. ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया यूबी माइनस यूए. तो वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की? What will be the velocity of the object? Velocity of the object. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ u और v लोकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है. कैसा u और v खुद स्पीड नहीं है, u और v खुद पोजीशंस या लोकेशंस हैं. तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बोलो? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताओ ना कितना हुआ. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ub माइनस ua डिवाइडेड बाय टाइम. पर स्पीड या वेलोसिटी तो सीधे u होती है ना. नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम नोटेशन को लेकर अराइज हो सकती है आपके दिमाग में, सिंबल को लेकर अराइज हो सकती है कि स्पीड u होती है, u डिवाइडेड बाय टाइम कहां से आ गया? u अभी स्पीड नहीं है, u पोजीशन है. पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज. ठीक है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये हो गई. क्लियर है सभी को? दिस इज द ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. ऐसे ही डिफाइन करो. बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी vb माइनस va, vb माइनस va डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. जितने टाइम में ये a से b चला उतने टाइम में ये a डैश से b डैश चला, तो टाइम सेम ही रहेगा दोनों के लिए. बात समझ में आ रही है ना सभी को? अरे बहुत सिंपल सी बात है भाई. रेड की पोजीशन, रेड की इमेज रेड पर बनी, ग्रीन की इमेज ग्रीन पर बनी. अभी तक हम एक इंस्टेंट पर ए बी देख रहे थे. अभी तक एक स्टैटिक इमेज थी. आकाश, अभी तक ये हमारे लिए एक स्टैटिक इमेज हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि पूरी रॉड रखी हुई थी यहां. अब ये स्टैटिक इमेज नहीं है, अब ये वीडियो है. कैसे वीडियो है? एक पल पे रेड वाली पिक्चर दिखेगी और अगले पल ग्रीन वाली पिक्चर दिखेगी. भाई हम तो वेलोसिटी तो वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे डिफाइन करते आए हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो अच्छी बात है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि vb माइनस va इज पॉजिटिव एंड ub इज स्मॉलर तो नेगेटिव. तो ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं. वेलोसिटी की डेफिनेशन तो यही है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो इसमें हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो है. ठीक है? ये बताओ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी? ये एवरेज है. अरे भाई ये एवरेज है. ए से बी तक कुछ फाइनाइट टाइम बीत गया ना, डेल्टा टी. सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी. ठीक है? अब अगर तुम्हें कह दिया जाए
वेलोसिटी को किससे डिनोट करना पसंद करोगे? कैपिटल वी? कैपिटल वी चलेगा. So now we know that velocity of the object is ub minus ua divided by delta t and एवरेज है इसलिए हम लोग av लगा देते हैं. एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट and average velocity of the image is vb minus va divided by delta t. अब आपको याद रखना एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटीज हैं ये एवरेज वेलोसिटीज हैं. ठीक है. सो अगर आपको दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो तो आप रेशियो ले सकते हो. टेक डिवीजन. अगर मैं डिवीजन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. Average velocity of the object is equal to vb minus va divided by ub minus ua. क्या यही लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है विद माइनस साइन? ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी है. So average velocity of the image and average velocity of the object is equal to minus times longitudinal magnification. थोड़ा समझने की कोशिश करना. दोनों एकदम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, स्टिल सेम है. जब आप लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो तो आप एक रॉड की लेंथ कम या ज्यादा होने की बात कर रहे हो, और जब आप वेलोसिटीज की बात कर रहे हो तो आप एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हो. लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों स्टोरीज सेम है. एक ही स्टोरी को आप दोनों तरह से देख सकते हो. एक स्टोरी में आप कहते हो कि ये एक रॉड रखी हुई है और इस रॉड की ये एक इमेज बन गई. क्यों ये दोनों इक्वल हो गए लास्ट में आके? ये दोनों इक्वल इसलिए हो गए क्योंकि मिरर में एक ही स्टोरी चल रही है, उसी स्टोरी को दो अलग अलग तरह से देख रहे हैं. एक बार हम कहते हैं लेंथ ऑफ द इमेज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो इज लेंथ ऑफ द इमेज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. एक बार हम कहते हैं लेंथ ऑफ द इमेज नहीं है, ये एक सिंगल पॉइंट का दो डिफरेंट टाइम्स पे डिस्प्लेसमेंट है. ये एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का दो अलग अलग टाइम्स पे डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट तुमने देखा, सेम बात को हम कभी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और कभी कह रहे हैं एक ही पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है दो अलग अलग टाइम्स पर. तो डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज. डेल्टा u बाई डेल्टा t क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. डेल्टा t कैंसिल हो गए, लेकिन यही डेल्टा v और यही डेल्टा u क्या है एक्चुअली? दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या होता है लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. ये उसी मतलब सेम स्टोरी को हम दो अलग अलग तरह से देख सकते हैं. एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो स्टैटिक ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो गया. दूसरा स्टैटिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होने के बजाय हम ये ऐसे सोच रहे हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट उतनी ही लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है उतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है. तो इसकी जो इमेज बनी थी पहले सिनेरियो में, पहली स्टोरी में हमने क्या बोला कि एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी छोटी या बड़ी इमेज बन जाएगी. तो L ऑफ ऑब्जेक्ट एंड L ऑफ इमेज दोनों का रेशियो आपको लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन दे देगा. उल्टा है रेशियो, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. बट एक स्टैटिक इमेज है, कोई मूव नहीं कर रहा है,
कोई मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इमेज की लेंथ है, इमेज की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, मिल गया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इसी को हम ऑब्जेक्ट नहीं मान रहे, इसको मान रहे हैं कि ये लेंथ कोई ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा यू बिकम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो तुमने एल आई निकाली थी पहले, दैट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, तो यही लेंथ और लेंथ का रेशियो, जिसे तुम लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कह रहे थे, यही डिस्प्लेसमेंट का रेशियो स्पीड और स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो स्पीड और स्पीड का रेशियो लेंथ और लेंथ के रेशियो से इसलिए मैच कर जाता है। आई होप इट्स क्लियर। एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप ऐसे ही मान लेना जैसे एक रॉड रखी हुई हो। बट कभी कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। याद रखना, ये सारी बातें हम सिर्फ एक्सियल स्पीड्स के लिए कर रहे हैं। और जब मैं एक्सियल कहता हूं तो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है, याद रखना। ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है। लेकिन कभी कभी, ये तो एवरेज स्पीड्स की बात हो गई या एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए डिफरेंशिएट बहुत इजी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. So 1 upon टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, u और v स्पीड नहीं है, u और v पोजीशंस हैं। u और v स्पीड नहीं है, u और v पोजीशंस हैं। u किसकी पोजीशन है? ऑब्जेक्ट की। v किसकी पोजीशन है? इमेज की। u is the position of the object and v is the position of the image. टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन या 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन। माइनस नहीं भाई, इंटीग्रेशन है वो। -1 अपॉन x स्क्वायर। अरे भाई, अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x दे दूंगा तो मतलब x पावर -1 हो गया ना, मतलब dy बाई dx हो जाएगा n x पावर n -1 x पावर -2। हाँ, रेसिप्रोकल फंक्शन करके सिखाया था मैंने। उसका dy बाई dx होगा -1 अपॉन x स्क्वायर। सिमिलरली बताओ 1 अपॉन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1 अपॉन u स्क्वायर। चेन रूल से u को फिर से करेंगे। 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन अपॉन v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन v स्क्वायर। चेन रूल से v को फिर से करेंगे। नहीं, चेन रूल क्यों? क्योंकि v का v के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, v का t के रिस्पेक्ट में कर रहे, इसलिए चेन रूल। v का सिर्फ v के रिस्पेक्ट में करते तो -1 अपॉन v स्क्वायर पे खत्म हो जाती बात। u का सिर्फ u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो -1 अपॉन u स्क्वायर पे खत्म हो जाती बात। अगर 1 अपॉन u को
u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो -1/u² पे खत्म हो जाती बात। बट बाबा u 1/u को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो तुम जानते हो कि फिर हमें ये काम करना होता है कि पहले भाई u और फिर t, तो इफेक्टिवली हमें d/dt मिल गया। किसी वेरिएबल को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल नहीं लगता, जब दूसरे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो चेन रूल लगता है। मैंने इवन आपकी यादें ताजा कर दी, पूरा नीचे लॉजिक भी बता के कि d/1/u का d/du करना होता तो 1/u² पे रुक जाते, 1/u का d/dt करना है, इसलिए पहले d/du करेंगे, फिर u को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अभी लॉजिक समझ आया हो ग्रेट, नहीं भी समझ में आया हो तो क्या ही कर सकते हो, फिर ब्लेम योरसेल्फ। और क्या, प्रार्थना करो भगवान से कि अगले जन्म मुझे गधा न कीजो। अरे हटो भाई, कहां से आ गया ये? हाँ? So guys, क्या हुआ? हाँ तो लिखो, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। ऐसे ही 1/v को v के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता तो 1/v² पे रुक जाते, बट टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dv/dt आ गया। 1/f का ऐसे ही बता दो, बहुत इजी है, -1/f²। सही है, मतलब मिरर का फोकल लेंथ तुम बदलते रहोगे, हाँ वेरिएबल बना दोगे उसे, ओके हाँ हाँ, मिरर नाच रहा होगा, मिरर रॉक स्टार बन गया होगा, डांस कर रहा होगा। एफ कांस्टेंट है इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ना बताओ du/dt क्या है? एक्सेलरेशन। हाँ टपाक से बोले सब, हाँ du/dt एक्सेलरेशन नहीं है, du/dt वेलोसिटी है, पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। इट्स द पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। एक्चुअली कुछ बुक्स ने बाद में ना इसको बदला। यूवी का कंफ्यूजन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि मैकेनिक्स की रिसर्च करने वाले यूजुअली अलग साइंटिस्ट थे, ऑप्टिक्स में काम करने वाले यूजुअली अलग साइंटिस्ट थे। मैकेनिक्स वालों ने किया होता तो उनको पता रहता कि नहीं बाबा ये काम नहीं करना है, यूवी यहाँ पोजीशन नहीं मान लेनी, इसलिए बाद में बहुत सारी ये भी जो रिसेंट बुक्स हैं उनमें वो क्या करते हैं, यूवी नहीं मानते हैं, दे से डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज। वो सारे फॉर्मूलाज डी ओ और डी आई के टर्म्स में लिखते हैं और मैं भी वही पसंद करता हूँ, लेकिन पढ़ाना इसलिए पड़ता है यूवी के टर्म्स में क्योंकि फिर तुम किसी भी बुक से किसी भी टेस्ट में कहीं इधर उधर देखोगे तो कंफ्यूज होगे, इसलिए जो चीज एनीवेज 90% रिसोर्सेज में अडॉप्टेड है तो फिर वो उसी की हैबिट बना ले हम। बहुत अच्छी बात है, ये है du/dt एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, du/dt है पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, किसका? ऑब्जेक्ट का। और dv/dt क्या है? वो भी है पोजीशन में चेंज, पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इमेज के लिए। हाँ हाँ दे दो, दे दो, हल्की सी चीनी डाल देना, बहुत हल्की सी लेकिन डाल देना। तो पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन में चेंज अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द इमेज।
एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा instantaneous velocity of the image divided by v square is equal to instantaneous velocity of the object divided by u square. So instantaneous velocity of the image becomes v upon u का स्क्वायर into velocity of the object वो दूसरा वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए याद रखना। इसीलिए तुम नोटिस करो वहां वीबी और वीए नहीं आए, यूबी और यूए नहीं आए, क्योंकि जब तुम बात इंस्टेंटेनियस की कर रहे हो तो यूबी और यूए दोनों सेम हो गए, जब तुम बात इंस्टेंटेनियस की कर रहे हो तो वीए और वीबी दोनों सेम हो गए। एवरेज कैलकुलेट करते समय हमें इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों आएंगी, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते समय एक ही पोजीशन रहती है, उसी में इंस्टेंटेनियस चेंज देखते हैं। अब कभी अगर तुम्हारा मन करे तो याद रखना v by u is also the definition of v by u is also the definition of longitudinal magnification, याद है ना? सॉरी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन भी थी v by u, हाँ हाइट वाला, हाइट वाला। तो यहां जो v by u है वो मतलब अगर तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट गिवन हो तो तुम स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता कर सकते हो उस रेशियो से, ठीक है? चलो, सो आई होप दैट यू आर ओके टिल दिस पॉइंट। एक दो एग्जांपल इसके करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 100 पर and then it travels 20 centimeter in 2 seconds. Find the average speed of the image. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक रॉड रखी होती 20 सेंटीमीटर की, 100 पे पोल की तरफ को एक 20 सेंटीमीटर की रॉड रखी होती, तो उसकी इमेज की लेंथ बताना होता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एक बार 100 सेंटीमीटर की इमेज निकाल लेनी है, एक बार 100 से 20 हटा के 80 की इमेज निकाल लेनी है, डिवाइड बाई 2 सेकंड कर देना है, एवरेज स्पीड मिल जाएगी।
एवरेज स्पीड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक स्टैटिक रॉड रखी होती, फोकस 20 हो जाएगा। हाँ, तो भाई ए की लोकेशन क्या है 100, फोकस कितना 40 का आधा, कॉन्केव है इसलिए नेगेटिव, -20। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उफ डिवाइडेड बाय उफ, so this becomes 2000 divided by 20 minus 180, -80, जीरो कैंसिल हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 8 इज 25। इसकी इमेज बन गई 25 पर। जब आप ए पर हैं तो फोकस से 5 सेंटीमीटर आगे उसकी इमेज बन गई। अगर समझ पा रहे हो आप तो समझे प्लीज कि ये इसी चीज को दो तरह से देखा जा सकता है। एक 20 सेंटीमीटर लंबी रॉड रखी होती तो इमेज की लेंथ निकालते, तो ये 100 सेंटीमीटर पर है तो इसकी इमेज कहां बनी बच्चे, इसकी इमेज बन गई 25 पर। बहुत अच्छी बात। अब बताओ फाइनली ये कहां चला गया, ये 20 सेंटीमीटर आगे चला गया, ये कूद कूद के कूद कूद के कूद कूद के 20 सेंटीमीटर आगे चला गया। तो अगर 20 सेंटीमीटर आगे चला गया तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, -80, f इज -20, तो इसकी इमेज की फाइनल पोजीशन क्या होगी, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, 1600 डिवाइडेड बाय 60, 160 डिवाइडेड बाय 6 which is 80 divided by 3, 80 divided by 3 is 26.67। सो जब आप यहां पहुंच गए आपकी खुद की पोजीशन है 80, उस समय आपकी इमेज बनी 80 डिवाइडेड बाय 3 पर। जितनी देर में ऑब्जेक्ट कूद कूद के जितनी देर में ऑब्जेक्ट, हेलो, हाँ सर, हाँ उसमें यही है कि हम लोग मान लीजिए जीरो पर जीरो बोला तो बाई टू भी तो करना है, 1.67 का डिफरेंस होगा, उसको बाई टू करना। एवरेज वाला किसी बात नहीं है, हां नहीं 2 सेकंड दिए बंदा क्या सॉरी ऐसे ये थोड़ी लोग गलती कर रहा है दिस कर रहा है गलती दिस कर रहा है तो तेरा भी
34 minutes. Then transition. 25. Now you're ready. तो ऑफिस होता है yeah these sectors for this is और स्टार्ट अबे सर 50 सर सामने क्या होता है 38 में क्या होता है 36 36 36 सर मुझे थोड़ा डाउट है सर वो फोन देखो ना थोड़ा पीछे कैसे शिफ्ट हो रहा है तो जितनी देर में ऑब्जेक्ट कूद कूद के ए से बी पहुंचा उतनी देर में इमेज कूद के कहां तक पहुंच पाई सिर्फ इमेज पहुंच पाई सिर्फ 25 से 26.67 क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ इमेज इज फाइनल पोजीशन 80/3 इनिशियल पोजीशन 25 divided by delta t is 2 सेकंड 80 minus 75 divided by 3 and delta t is 2 5/6 डायरेक्शन हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर चला है तो इमेज उल्टा चल रही होगी सो एक नेगेटिव साइन बाद में हमने लगा दिया अपनी तरफ से इस चीज को दिखाने के लिए .833 मीटर पर सेकेंड क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे आ रही है ना माइनस साइन अपनी तरफ से लगाया हमने ऑब्जर्व करके नहीं जब हम वेलोसिटीज की बात करेंगे तो मैकेनिक्स तो हम तो बस इतना देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज पीछे जा रही है चलो भाई ये एवरेज निकालना हो तो बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे एक स्टैटिक रॉड रखी होती है और उसके दोनों एंड्स की इमेज निकालते जैसे हमने लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में किया एकदम सेम मामला है सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदल गई वहां हम एक कहते थे कि एक 20 सेंटीमीटर रॉड रखी है तो उसकी कितनी लंबी इमेज बनेगी यहां हम कह रहे हैं कि नहीं ये रॉड नहीं रखी है अलग अलग टाइम पे वही ऑब्जेक्ट ए पर है फिर बी पर है ए से बी तक का ट्रेवल हो रहा है बट इंस्टेंटेनियस के लिए ये मामला नहीं चलेगा लेट्स से एक कॉनकेव मिरर है और उसका फोकस है एफ और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 3f पर अगर ऑब्जेक्ट की
स्पीड है वी आई, तो बताओ इमेज की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? बहुत इजी है। एवरेज स्पीड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जैसी दिखती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जैसी दिखती है। उसके पीछे भी इन्फ्रेंस है, बट अभी इन्फ्रेंस नहीं समझ पाओगे, अभी तो बस आप समझोगे कि यार यहाँ वी बाई यू आ जा रहा है। उसके पीछे भी कुछ इन्फ्रेंसेस हैं, इंट्यूशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो वी बाई यू यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो पढ़ा था हमने पिछले क्लासेस में, उसके स्क्वायर या रेशियो के इक्वल होती है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी इमेज की? हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ इमेज इज v by u स्क्वायर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v की जगह हमने रख दिया उफ डिवाइडेड बाय उफ, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। u और u कैंसिल हो गए, f डिवाइडेड बाय u माइनस f। u कितना है? 3f। u is 3f, so f divided by 3f minus f, f divided by 2f, इमेज की स्पीड विल बी ऑब्जेक्ट की स्पीड का 1/4 एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर ये पॉजिटिव x में जा रहा है तो ये नेगेटिव x में जा रहा होगा। तो अगर वेक्टर लिखने बोला जाए आपसे तो हाँ आई, हाँ अभी तक चाहे वो एवरेज स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, स्पीड या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही। अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कराना शुरू करेंगे, ठीक है? फिर एक बार प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करा लेंगे तो फिर तुम जानते हो, अभी तक सिर्फ आई कैप में सारी मोशन करवाई, फिर हम जे कैप में मोशन को समझ लेंगे, फिर हम हाँ फिर ऑब्जेक्ट को टेढ़ा मूव कराएंगे। 3D नहीं, बस 2D। पूरी ऑप्टिक्स लेके यही घूम रहा है। बाप रे, हाँ नहीं नहीं मुझे नहीं करना। ठीक है, चलो डन ना? तुम्हें ये समझ में आया इमेज की स्पीड धीमी क्यों है? क्यों? तुम्हें ये समझ में आया इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से धीमी क्यों है? क्योंकि सेंटर के बाहर है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर की यात्रा कर रहा होगा तो इमेज को बहुत छोटी सी यात्रा करनी है, इमेज की स्पीड 1/4 है।
आंसर तुम्हें वैसे भी आ गया, लेकिन उसके इन्फरेंसेस भी पता होने चाहिए। इन्फरेंसेस पता होने से तुम अगर गलत आंसर कभी निकाल के बैठ जाओगे तो तुम्हें इमीडिएटली अलर्ट कर देगा तुम्हारा दिमाग कि भाई इमेज की स्पीड तो कम आनी चाहिए थी ऑब्जेक्ट से। क्या बोल रहे हैं? किसी किसी को होती है नींद में बोलने की आदत। अब हम लोग करेंगे स्पीड का वर्टिकल या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये थोड़ा टिपिकल होने वाला है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। बी अटेंटिव। हाँ, तो अब हम आ गए, पहले हम एक्सियल स्पीड्स देख रहे थे, एक्सियल कंपोनेंट्स। अब जहां तक स्पीड की बात है, स्पीड तो ऑब्जेक्ट की ऐसे भी हो सकती है। स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की ऐसे जे में भी हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से वाई पोजीशन ऊपर है और लेट से ऊपर ही की तरफ और मूव कर रहा है, तो अब इसकी इमेज की स्पीड क्या होगी? तो इसे आप कह सकते हो स्पीड या वेलोसिटी के एनालिसिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, जो करके बता दे उसको मेरी तरफ से एक मूवी टिकट। एक ऑब्जेक्ट y नॉट डिस्टेंस पर है, प्रिंसिपल एक्सिस से y नॉट y0 हाइट ऊपर है, और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है वी ओ जे कैप। तो इस समय इमेज की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इस समय इमेज की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर आकर ऑप्टिक्स मजेदार हो जाती है, एक ही चीज दो दो तरह से दिखने लगती है। जैसे पिछले केस में हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और माइनस डी बाई यू स्क्वायर वी नॉट है, इसमें माइनस डेल्टा वी बाई एक ऑब्जेक्ट वाई ओ डिस्टेंस ऊपर है, इसको तुम ऐसे देखो, ध्यान से समझना पूरी बात को। एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से वाई ओ डिस्टेंस ऊपर है, इसको तुम ऐसे देखो। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम ऑब्जेक्ट की लेंथ, जो हाइट होगी, उसको भी चेंज करना शुरू करेंगे। है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको तुम ऐसे देखो जैसे वाईओ हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो इस समय, और ऐसे देखो जैसे वो वाईओ हाइट का ऑब्जेक्ट
अपने लोअर एंड को तो ग्राउंडेड रखा हो, अपने पैरों को जमीन से चिपका के रखा हो, लेकिन उसके सर को पकड़ के टॉम एंड जेरी टाइप कोई खींच रहा हो। कार्टून्स में पिछले वाले रहते थे ना, सर को पकड़ के खींच रहा हो। इस पूरी कहानी को ऐसे देखना शुरू करो जैसे वाईओ हाइट पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वाईओ हाइट का एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। और ऐसे देखना शुरू करो जैसे ग्राउंड पे उसके पैर तो चिपके हुए हैं, लेकिन उसके बाल पकड़ के कोई खींच रहा है। कितनी तेज खींच रहा है? जाहिर सी बात है, वाईओ में चेंज। खींचना मतलब वाईओ में चेंज करना, उसकी हाइट में चेंज करना। और ये चीज आपको गिवन है कितनी? वी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की हाइट का ही डेरिवेटिव होगा इसकी वेलोसिटी। बट ऑब्जेक्ट की हाइट तो नहीं है कहीं, एक्चुअली तो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां। मैंने कहा देखने का तरीका, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां बैठा हुआ है वाई ओ डिस्टेंस ऊपर, और मूव कर रहा है वीओ जे कैप वेलोसिटी से अपवर्ड। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। जिस डेप्थ, जिस ब्रेड्थ, जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कर रहे हैं एक एक चीज, आई कैन अश्योर यू, I can claim on record, not a single question is going to be outside, even in JEE Advance. Not a single question is going to be from outside. एक एक possibility, हर चीज। इस चीज को ऐसे देखो जैसे ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वाईओ हाइट का एक रॉड रखा हुआ है, और वो रॉड प्रिंसिपल एक्सिस पर तो चिपका हुआ है, लेकिन ऊपर वाली एंड को कोई खींच रहा है। तो ऊपर वाली एंड को खींचने का मतलब इसकी हाइट को चेंज कर रहा है। क्या यही हाइट में चेंज आपको वेलोसिटी की तरह से दिख रहा है? हाँ, क्या यही वर्टिकल पोजीशन में रेट ऑफ चेंज आपको वेलोसिटी की तरह से दिख रहा है? सेम बात फिर इमेज के लिए सच होगी। क्या वाईओ अगर आपको दे दिया जाए, वाईओ दे दिया जाए और यू दे दिया जाए, और यू दे दिया जाए और फोकल लेंथ दे दी जाए, तो क्या आप यू के लिए v और वाईओ के लिए वाई आई नहीं कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। एंड जाहिर सी बात है, जैसे वाईओ में रेट ऑफ चेंज आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रहा है, वैसे ही वाई आई में रेट ऑफ चेंज आपको इमेज की वेलोसिटी दे देगा। तो पहला टारगेट हमारा वाई आई, पहला टारगेट हमारा है वाई आई। उसी को डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगा। किसी को अगर ना समझ आया हो, एक बार ये पार्ट जरा फिर से देख लेना रिकॉर्डिंग्स में, जब अभी रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी, एक बार ये पार्ट फिर से देख लेना। हमारा टारगेट वाई आई है, और गुड न्यूज इज वाई आई कैलकुलेट करना हमें पता है, अगर हमें वाई ओ यू और वी पता हो। तो सबसे पहले हम लोग वी से शुरुआत करते हैं। वी पता चल जाता है अगर यू और एफ पता हो, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहता है दैट वाई आई पता चल जाएगा, वाई ओ या एच, पहले एच आई और एच ओ लिखते थे, अब पोजीशन की बात हो रही है तो वाई से डिफाइन कर दिया। वाई आई पता चल जाएगा हमें। वी की वैल्यू रख दो जरा, वी की वैल्यू रख दो, यू और यू कैंसिल हो गए, ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे हम लोग, तो ये एफ माइनस यू हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y
पोजीशन ऑफ इमेज बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? U by हाँ, U by इसका डिफरेंशिएशन minus सर ये होगा तो फिर 1/, -1/, ठीक है, मान -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर तो कांस्टेंट है, सो -1 अपॉन समथिंग का -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर हो गया इनटू वाई नॉट, दैट्स इट। नहीं, we have this and we have this, so we'll have to do product rule. एक फंक्शन को ऐसे ही रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, एक फंक्शन को ऐसे ही रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, समझना प्लीज, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो, पहला है रेसिप्रोकल फंक्शन, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का होता है -1 अपॉन समथिंग स्क्वायर, लेकिन समथिंग को फिर से करना पड़ेगा, हाँ, समथिंग को f माइनस यू को फिर से करना पड़ेगा, सो f का 0, u का du by dt, ये क्या है? dy I by dt क्या है? अरे बताओ ना, dy I by dt क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इमेजेस वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इमेजेस वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इमेज का वेलोसिटी इज इक्वल टू f divided by f minus u, this is what? V by Vertical component of object's velocity, this is vertical component of object's velocity, and then minus minus plus हो गया, f divided by f minus u का whole square, what is du by dt? सोचो सोचो सोचो, du by dt, u is position of the object, u is axial position of the object, so du by dt is x component of object's velocity, x components of object's velocity, x component of object's velocity into object की height, ठीक है, मतलब इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी भी रोल प्ले करेगी और ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रोल प्ले करेगी, हाँ हाँ, नहीं नहीं यही है, हाँ, अगर सिर्फ जे में डील हो रहा हो सब कुछ, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ जे में मूव कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो मूव नहीं कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट फिलहाल उसके पास कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है, फिर इजी है, लेकिन अगर दोनों वेलोसिटीज मैंने दे दी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करा दिया, ये तो इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, कॉनकेव मिरर है, सेंटर है, फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस से एक सर्टेन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, लिसन गाइस, मत करो ऐसे, समझो बात को, बट
जो भी हो ऑब्जेक्ट की एक एक्सियल पोजीशन तो हमें पता रहती ही है u, और ऑब्जेक्ट की उस एक्सियल पोजीशन से हम इमेज की एक्सियल पोजीशन तो बता ही सकते हैं, इमेज की एक्सियल पोजीशन तो बता ही सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट के पास कुछ हाइट है तो इमेज के पास भी कुछ हाइट होगी, y i, और अगर y o ऑब्जेक्ट की हाइट लगातार चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है वो भी तुम जानते हो। मेरे हिसाब से तुम इस बात को समझ पा रहे होगे कि मैं ऑब्जेक्ट की हाइट कह रहा हूं लेकिन वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की वर्टिकल पोजीशन है। ऑब्जेक्ट की वर्टिकल पोजीशन, या तुम उसी चीज को ऐसे देख सकते हो जैसे यहां एक ऑब्जेक्ट रखा होता और उसको तुम खींच रहे होते उसके अपर एंड को, सो उसकी वर्टिकल पोजीशन में चेंज मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा। एंड अगर इसका हाइट लगातार चेंज हो रहा है, अगर ऐसे भी मैं तुम्हें एक कॉनकेव मिरर दे दूं और बोलूं कि ऑब्जेक्ट का हाइट लगातार चेंज हो रहा है, तो तुम यही तो बोलोगे कि भाई इमेज का हाइट भी लगातार चेंज ही हो रहा होगा। तो इमेज की हाइट में रेट ऑफ चेंज डिसाइड कर देगा कि इमेज का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर हमें वी वाई निकालना है इमेज का, तो हमें इमेज की हाइट या इमेज की वर्टिकल पोजीशन देखनी होगी, और गुड न्यूज इसकी वो देखनी हमें पहले से मालूम है। ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर हमें इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी देखनी है तो हमें इमेज की हाइट, इंस्टेंटेनियस हाइट में रेट ऑफ चेंज देखना होगा। तो पहले एच आई एक्सप्रेस कर लें, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। एच आई को वाई लिख दे रहा हूं मैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, पहले ही हमने सीखा है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाले चैप्टर में, टॉपिक में, वाई वी बाई यू। हाँ, एच नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वो चेंज होता हुआ कोऑर्डिनेट है, इसलिए वाई लिख दे रहा हूं इसी बात को। वाई आई में इंटरेस्टेड हूं मैं, इमेज की हाइट। और v को मैंने रिप्लेस कर दिया उफ डिवाइडेड बाय उफ में, u और u कैंसिल हो गए एंड आई गेट yi इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय u माइनस f। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करते समय याद रखना दो वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है और yo भी वेरिएबल है। बट u कैसे वेरिएबल है? u तो नहीं है वेरिएबल। हाँ, अगर हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ वर्टिकल ही मूव करता हुआ देखें तो सच में u वेरिएबल नहीं है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ देखें तो yo वेरिएबल नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट यही टिका रहे और इधर मूव कर रहा हो तो सिर्फ u चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट इसी वर्टिकल लाइन पे चलता रहे तो u नहीं चेंज होगा। लेकिन हम जनरल केस के लिए कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट टेढ़ा भी जा रहा हो तो हमारी एनालिसिस वैलिड होनी चाहिए। मतलब इन जनरल u भी चेंज हो सकता है और yo भी चेंज हो सकता है। मेरे हिसाब से तुम समझ पा रहे होगे, इन जनरल अगर ऑब्जेक्ट ऐसा जाएगा तो u भी लगातार चेंज होगा ना। देखो, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना लगातार, और उसकी हाइट यानी कि yo भी लगातार चेंज हो रही है ना। तो इन जनरल f को छोड़कर दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। इन जनरल बोथ आर वेरिएबल्स। इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक बार f डिवाइडेड बाय u माइनस f को ऐसे ही रखा और इसका डिफरेंशिएशन हुआ, और एक बार
माइनस, चलो माइनस एफ तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 अपॉन समथिंग स्क्वायर, वापस से du बाई dt और f का 0, और इस बार y o को टच नहीं करेंगे। y o को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को टच नहीं किया। प्लस y o को टच नहीं किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। व्हाट इज दी yi बाई dt? इमेज की वर्टिकल कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज, इमेज की वर्टिकल कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज इज इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी। व्हाट इज dyo बाई dt? ऑब्जेक्ट के वर्टिकल कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज, माइनस माइनस प्लस। व्हाट इज du बाई dt? व्हाट इज du बाई dt? इमेज ऑब्जेक्ट की एक्सियल पोजीशन में रेट ऑफ चेंज। मान लो ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ वर्टिकल ही मूव कर रहा हो तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ इतने से आ जाएगा। अगर अकेला j कंपोनेंट हो, लेकिन अगर i और j दोनों कंपोनेंट हो तो दोनों प्रभावित करेंगे इमेज के j कंपोनेंट को। नहीं, क्यों प्रभावित कर रहा है? ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी क्यों प्रभावित कर रही है? ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बड़े मजेदार बात पूछ रहा हूं, जो सब पहुंच पाएंगे, जो समझ पाएंगे, जो उस डेप्थ को खुद से एक्सप्लोर कर पाए, मजा आ जाएगा उन्हें। इमेज की वर्टिकल मोशन ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल मोशन से कैसे प्रभावित हो रही है? भाई इमेज की वर्टिकल मोशन ऑब्जेक्ट की वर्टिकल मोशन से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए ना। हाँ, तो जनरल है तो हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं प्रभावित हुआ था? इमेज का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही इन्फ्लुएंस हो रहा था ना। एक्सियल कंपोनेंट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट इमेज का वर्टिकल वेलोसिटी, मजे की बात यह है, बड़े मजे की बात है, इमेज का वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इमेज का वर्टिकल ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड कर रहा है। नहीं, वो ठीक ही कह रहा है। आंसर है पहला। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट एक्सियली कहां है। हाइट का मैग्निफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट एक्सियली कहां है। तो हाइट का मैग्निफिकेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट एक्सियली कितनी तेज खुद को चेंज कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या इमेज की हाइट सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट पे नहीं डिपेंड करती, इमेज की हाइट इस बात पर भी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट कहां है। हा? अगर सेंटर पर हो सब कुछ तो कुछ नहीं चेंज होगा। सेंटर पर हो अगर तो कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि u और v इक्वल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, हाइट इक्वल हो गई, बस वेलोसिटीज एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगी। ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा होगा तो इमेज पीछे जा रही होगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो इमेज नीचे जा रही होगी।
अगर सेंटर पर हो, सेंटर पर नहीं है अगर, तो फिर आपको ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, और भी अच्छी बात है। फिलहाल आप ऑब्जेक्ट के एक्स या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली एनालिसिस को भी याद रखें, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एनालिसिस को भी याद रखें। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एनालिसिस को भी याद रखें। एक क्विक एग्जांपल कर लेते हैं। एक क्विक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से object is at 4f, and object is moving with 3i plus 4j. Calculate velocity of image vector if object is at principal axis, if object is f distance above principal axis. करो फटाफट। चलो ये कर लो। अगर तो मान लो तुम्हारा जेई में हो गया, मान लो तुम जेई में क्वालिफाई कर गए, ये कर लो। अगर लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पूरा मैंने दो बार डिराइव करके दे दिया है। याद रखना, इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से प्रभावित, इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से प्रभावित नहीं होगी। इमेज की वर्टिकल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भी प्रभावित होगी। एंड कारण यह है कि इमेज की वर्टिकल पोजीशन ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे डिपेंड करती है। हाँ, व्हाई नॉट इज ऑब्जेक्ट का पोजीशन? क्या चीज? एक मिनट नोट कर लेना सभी लोग। ठीक है, चलेगा। ये रौनक को क्या हुआ, मिस कॉल कर रहा है? हाँ रौनक, क्यों? तो तुम्हें ये कैसे पता कि 2-3 दिन लग जाएंगे? हो सकता है आज ही ठीक हो जाओ ना। नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम आज रात में ठीक हो जाओगे।
कल सुबह एकदम बढ़िया से उठोगे, ठीक है? हाँ, खूब दबा के सो। हाँ, मंडे को चलो ये कर लिया अगर आपने, तो मान लो कि आप जेईई मेन क्वालिफाई कर गए। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 3i प्लस 4j, सर व्हाई नॉट बताया तो है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस। मैं करवाऊंगा इसको ब्रेक के बाद। थैंक यू सो वेरी मच। ब्रेक के बाद हाँ मैं ही कंटिन्यू करूंगा। थोड़े आज इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। विल डू सम 10-12 क्वेश्चंस और करेंगे आज ही। हाँ भाई, थ्योरी में बस एक दो छोटी छोटी बातें और बतानी है। That's it. चलो गाइस मिलते हैं, मिलेंगे हम लोग। 12:40 हुआ है, 1:20 अराउंड, ठीक है? फिर 1:20 से लेकर 2:30 बजे तक 1 घंटे 10 मिनट धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे।